देखिए दोनों सामने बैठे हुए हैं आज के लिए। देखिए आज जो हम करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का हमने 2 क्लास कर चुके हैं, संविधान सभा कर चुके हैं। आज हम करने वाले मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ई आर, इसका फुल हम बताएंगे आप? ई आर, चॉकलेट खिलाऊंगा जो बता देगा। ठीक है, चलिए दिखाऊंगा, समझ जाओगे समझ जाओगे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ई से एजुकेशन, आर से इक्वालिटी, ऐसा करके पूरा सेट को तो ई आर बनेगा। चलिए देखिए, आज हम जो मौलिक अधिकार में, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, 3 में मौलिक अधिकार की जिक्र की गई। मौलिक अधिकार क्या हमारे जीवन में मौलिक अधिकार की बहुत ही इंपॉर्टेंस है? क्या विदाउट मौलिक अधिकार का हम जीवन सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, क्यों? राइट इक्वालिटी छिन जाएगी, फ्रीडम छिन जाएगी। तो राइट इक्वालिटी तो बहुत सी चीजों आपके छीनती भी, आप क्या कर लेते? स्वतंत्रता, सारी चीजें छिन जाएंगी। तो अभी आपको पूरी स्वतंत्रता है। नहीं, चले पाकिस्तान की बॉर्डर से घूम के आते हैं। रिस्ट्रिक्शंस के साथ तो है ना। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो किस किस सिचुएशन में आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है? धारा 144 में बंद हो जाती है। कौन सी मौलिक अधिकार बंद होती है? एक तो वो संगठन बनाने की या बात करने की हो गई, ठीक है, और आप फ्रीली घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 144 लगी होती है ना, आचार संहिता। आचार संहिता अलग है, 144 अलग है। हाँ मतलब मतलब नहीं, अलग अलग है। धारा 144 में आप संगठन नहीं कर सकते, 4 अकेला घूम सकते, अकेला नहीं, 4 लोग एक साथ में, आप अकेला निकल सकती हैं। ठीक है, आप अकेला निकल सकती है, ऐसा नहीं कि अकेला निकलने में पाबंदी, बस आप संगठन नहीं कर सकते हो, 10 लोग इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकते, वो चीज़ें है। आपको 1986 में जो हुआ था, 1986 में राजीव इंदिरा गांधी ने लगाई थी, सॉरी 1986 आपातकाल कब लगाई थी? 1975 में जब लगाई थी, उसमें बहुत समय हुआ। और अभी भी आप चिल्लाते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल अभी यूपी का वोट हुआ था। यूपी के वोट में आपने देखा होगा, बहुत से सोशल मीडिया पे चला था कि लोगों को वोट डालने से मना किया जा रहा था। आपने देखा है, मीडिया में चल रहा था, बहुत सी चीज़ें चल रहा था। ठीक है, उसको लेके अभी अपने मस्जिद वाला का चल रहा है एक्शन, आपने देखा होगा। उस पर कल सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया हुआ है। क्या बोला था? इंडियन वर्शिप एक्ट क्या था 1991 में जो आया था? वर्शिप एक्ट क्या था जो 1991 में आया था? गलती कर, कल का जजमेंट नहीं पढ़े आप लोग? रील्स वगैरह देखते हैं? रील्स पे भी आ रहा है। नहीं, फोन भी नहीं, टीवी भी नहीं देखते। टीवी तो देखते हैं, फोन ही देख लेते हैं कभी। टीवी तो कल का न्यूज आपने देखा है, संजीव खन्ना ने क्या जजमेंट दिया? अभी 2 केस पे सोचा मुद्दा चल रहा था, एक संबल मस्जिद का, अजमेर दरगाह का। अजमेर दरगाह वाले पे वो कोई वहाँ के हैं हिंदू संगठन का, उन्होंने दावा पेश किया है। ठीक है, इस पे कल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि निचली अदालत कोई भी ऐसी चीज़ों पे अपनी बयान ना दे, कार्रवाई ना करे, क्योंकि वह सिर्फ एक जो आया था वो 1991 में आया था। उसमें ये चीज़ बोला गया था कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बोला गया था कि जो भी चीज़ 1947 से पहले, अगर वो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या कोई भी चीज, उसका अस्तित्व हम नहीं छीनेंगे, जो है वो वही रहेगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद को छोड़ के। क्योंकि बिफोर द 1947 बाबरी मस्जिद का, उससे पहले हमारे यहाँ फसाद चल रहे थे, वो अपवाद में बाबरी को अलग, उसी लिए अजमेर दरगाह कमेटी के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है। ठीक है, अब उसी को लेकर संभल में हुआ। अब उसमें ये लोग, उसी में ये जो जितना भी कड़ा धरा है सब दीवार चंद्रचूड़ साहब की कड़ा धरा है। उन्होंने बोला, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो बोला ये गया कि आप चेंज नहीं कर सकते, पता लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या था। तो भाई जब चेंज नहीं कर सकते तो पता लगाने की जरूरत क्या है? जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो पता लगाने की जरूरत क्या है, आप बताइए। तो अब ये जो दावा किया गया, उस दावा में ये बोला गया है कि हम चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पता लगाना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, और आप सभी को पता है कि जो हमारे हिस्ट्री रहा है उसमें बहुत अच्छा भी हो, बहुत बुरा भी हुआ है। हमारे जो हिस्ट्री रहा, मुगल राज किए, तुगलकबाज किए, खिलजी किया, या राजपूतों का था, या जितने का भी था, कहीं नहीं कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा हुआ है। अब वो सारे चीजों को हम अभी से शुरू करें तो देश की हालात क्या होगी? तो हमें कल हमारे सुप्रीम कोर्ट माननीय संजीव खन्ना जी ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है और इसकी तारीफ भी की जा रही है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार को जिक्र किया गया, अनुच्छेद 30 को छोड़ के। 30 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 में। अच्छा एक बात बताइए, हु इज द मदर ऑफ ऑल लॉ?
हु इज द मदर ऑफ ऑल लॉ, भारतीय कानून का जन्मदाता कौन है? हु इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, भारतीय कानून का जन्मदाता कौन है? भीमराव अम्बेडकर है? नहीं, वो उसके ना भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान को मदर ऑफ ऑल लॉ माना जाता है क्योंकि भारत में जितने भी कानून बनते हैं सारे के सारे कानून किससे बनते हैं जी? किससे बनते हैं? संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची है, ठीक है, कॉन्क्रीट लिस्ट में 3 भाग दिया गया है। किस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? सॉरी, भारतीय कौन सा 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 दिया गया है, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन में किस मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और किस मुद्दे पे दोनों बनाएंगे। बहुत ऐसा मुद्दा जो दोनों बनाते हैं, जैसे टैक्स वाला आ गया, वैट वाले आ गया, उस पर दोनों बनाते हैं, लेकिन जो ग्लोबली होता है जो सब पूरी, वो सिर्फ एक बनाते हैं। अब मान लो रेप है, रेप को पूरा इंडिया को बनाना चाहिए था एंटी रेप बिल, लेकिन इंडिया यूनियन ने नहीं बनाया, तो राज्य सरकार से पावर था, राज्य सरकार ने अप्लाई कर लिया, बना दिया। ऐसे बहुत से राज्य सरकार ने अप्लाई किया, आप अपना यूटिलाइज करते हैं। तो मूल संविधान 7 प्रकार से मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए, परंतु 44वें संशोधन जो 1978 द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया, सॉरी 31 में हटा दिया गया। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या था बताइए? ये प्राइवेट संपत्ति रखने का एक अधिकार था, और ये सभी लोग जो होता है संपत्ति की जो है एक न्यूनतम संपत्ति रख सकते हो आप उसमें, मतलब ज्यादा समथिंग कुछ ऐसा। क्यों न्यूनतम रख सकते हैं? न्यूनतम नहीं था कुछ। आप मान लीजिए आप पैसा कमाई है तो आप किसी को दे देंगे, आप न्यूनतम संपत्ति क्यों रखेंगे? आज इतने बड़े बड़े क्रिकेटर है, 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ रखें, ये ऐसा नहीं है न्यूनतम। जी बताइए। संपत्ति रखने का अधिकार था बेसिकली कि लोगों को जो है अपने पास वो संपत्ति होल्ड करके रख सकते हैं। और 1978 में इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, हटाने का मेन रीजन ये भी था कि 1978 में जो है शीत युद्ध चल रहा था। उस समय जो भारत है वो ना ही अमेरिका के पक्ष में था, ही नाम था। रसिया के, हाँ। भारत ने नाम अपनाया तो था, लेकिन चंट था थोड़ा सा इंडिया, तो नाम उसने था। संपत्ति का अधिकार हटा दिया उसमें से और अपने आप को एक सोशलिस्ट भी दिखाया, हाँ, पर संपत्ति का अधिकार लीगल राइट बना दिया जिससे वो थोड़ा कैपिटलिस्ट भी बना दिया। कैपिटलिस्ट बना जाए, दोनों से संबंध सही रहेगा। सही बोले आपने। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के 12 भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार है। मतलब वहां सता के यहाँ पे कुछ चीजें जो जिन्होंने बताया वो जोड़ दिया था। संविधान के भाग 3 में भारत में, ठीक है, मैग्ना कार्टी भी कहा जाता है। 3 भाग को मैग्ना कार्टी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा संविधान के 30वें भाग को क्या कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान बिल ऑफ राइट्स की भांति है। देखो आपको पता है कि भारतीय संविधान बनाने के बहुत से देशों को दौरा किया गया, लगभग 7 से 8 देशों से उसकी लिया गया। तो जो मूल अधिकार लिया गया है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक वाला कितना भी 25 से 28, संस्कृति का 29 और 32। ये टोटल आपके मौलिक अधिकार आज जो हम करने वाले हैं जी, आज हम मौलिक अधिकार करने वाले, ठीक है। चलिए, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समता मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 जो 16 है सिर्फ वो नागरिकों को मिलेगा, नागरिकों के अलावा नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, भारत में समानता का अधिकार नागरिकों के अलावा किस किस को दिया जाता है? कोई इंडिविजुअल जो होता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो सिटीजन आ जाएगा, अगर संविधान के हिसाब से देखें तो एक तो सिटीजन आ जाएगा, हाँ। एक दूसरे से टूरिस्ट आते हैं, हाँ। वो आ जाते हैं, फॉरेनर्स आ जाते हैं जी, और फिर कुछ एनआरआई भी कंसीडर किए जाते हैं। एनआरआई, हाँ जी। चलिए अब इसी पे जिक्र करेंगे। कुछ हमारे इनको भी लिया जाता है, कुछ हमारे जो संगठन होते हैं उनको भी मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसको हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देखिए पर्सन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो गया, जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो गया उस आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। अब मान लीजिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी का अपने गाड़ी खरीदा और गाड़ी बिल्कुल ओके थी और एनजीओ मतलब अपने शोरूम से लेकर निकला, गाड़ी के इंजन में फॉल्ट हुआ, खत्म, टाटा बाय बाय।
तो उसमें आप किस पे केस करोगे? गाड़ी का मालिक पे करोगे, कंपनी पे करोगे? कंपनी पे करोगे, कंपनी के मालिक को तो नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का मालिक अलग और कंपनी अलग है। कंपनी के पास राइट है कि वो केस कर सकती है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम जिक्र करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में अनुसार देश के राज्य के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति विधि समक्ष समता या विधि समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित मतलब आपको उससे दूर, ये संविधान की लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, ये मतलब वंचित नहीं करेगा, मतलब आपको किसी भी तरह से कोई भेदभाव आपसे नहीं देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि बिहार के हो, पंजाब के हो, बंगाल के हो, केरला के हो, किसी भी तरह से आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी आपको इससे वंचित नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा परसों की वीडियो, परसों एक वीडियो था कश्मीर के, अभी किनका लोकसभा में वो हुआ था, विधायक हुआ था, कांग्रेस के नेता थे गुलाम नबी आजाद। जानते हैं गुलाम नबी आजाद को? नहीं जानते। कांग्रेस के नेता थे गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कश्मीर में अपने उन्होंने पार्टियां बना ली। तो उन्होंने कल एक वीडियो ट्वीट किया था, आप लोग बोला खासकर ट्विटर पर जुड़ जाए। उन्होंने ट्वीट किया था, वहां पे वीडियो हिमाचल प्रदेश का आया था। हिमाचल प्रदेश का था, मतलब कुछ कश्मीर के लोग सॉल बेचने गए थे, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप यहाँ पे सॉल मत बेचिए, सिर्फ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाले बेचेंगे, ऐसा कुछ करके बोला था। उस महिला जो वीडियो में थी वो बहुत ज्यादा उसको सुना रही थी। उसने एक ही चीज महिला से पूछा कि हम भारतीय हैं या नहीं है, तो कह रही कि आप कश्मीरी हो। तो उसने बोला मैं कश्मीरी हूँ, मुझे उसने बोला कि फक्र है कि मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं भारत का ही तो नागरिक हूँ। तो बोले हाँ, भारत का नागरिक पर कश्मीर में ही रहने का वो है। उसने बहुत ज्यादा बहस हुई। बहस होने के बाद उसी में किसी ने वीडियो डाल दिया, वहां पर तुरंत एक्शन में आई, वहां के जो मजिस्ट्रेट थे वो एक्शन में उस महिला को गिरफ्तार किए। फिर वही महिला न्यूज पे आके अपनी माफी मांगी कि मैंने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया। क्योंकि आपको किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं है कि किसी को आप भेदभाव कर सकते हो। आप कौन होते? जब भारतीय संविधान में इक्वलिटी दिया है, आप कौन होते भेदभाव करने के लिए? विधि समक्ष समता विचार विशिष्ट मूल का है, जिसके अनुसार किसी भी पक्ष में विशेष अधिकार नहीं होगा। मतलब आपको पता है कि पहले ना अंग्रेजों ना ब्रिटिश जो हुआ करते थे आपको देते थे, उपाधि दिया करते थे। उपाधि समझ में आता है? ये हो गया वो, तो इन्होंने साफ बोला कोई भी ब्रिटिश से कोई भी उपाधि नहीं लेगा, लेकिन अगर व्यक्तियों के साथ सदान विधि के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। मतलब भारत में जितने भी नागरिक है सभी का समान हक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान लो कोई हमारे देश का नेता जा रहा, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या उसके ऊपर केस होगा? नहीं होगा? होगा। तो जितना धारा हम पे लगेगा उतना धारा उस पे लगेगा। लेकिन वही बात है ना, सैया भले कोतवाल तक की बात किधर है भाई? समझ में बात ये नहीं समझ में तो सैया भले कोतवाल तक की बात किधर है? नहीं समझ में। कोतवाल क्या है? पुलिस वाला। अब किसी भी लड़की का पति पुलिस वाला होगा तो चोरों से थोड़ी डरेगी या किसी से और थोड़ी डरेगी। तो ये कोतवाल बोलते हैं पुलिस वाले को। कोतवाली पुलिस वाले के यूज किया जाता है। जबकि विधि समान संरक्षण के विचार अमेरिकी मूल है, जिसके अनुसार बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा, जो समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के समान नियम होंगे। मतलब भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी के साथ समान व्यवहार होगा, किसी भी नागरिक को किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहाँ के सांसद हैं? हमारे देश के पीएम बनारस के सांसद है। जब बनारस में चुनाव लड़ने गए थे, नामांकन कराने गए थे, तो वहां पे एक कॉमेडियन था बनारस का, उसने भी उनके खिलाफ लड़ा था। वहां के लास्ट में उसको इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट किया गया, कोई कॉमेडियन था, मुझे भी जो उन्हीं की आवाज में कॉमेडी करता है, मिमिक्री करता है, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, उसने लड़ा था और उसने बोला था कि मोदी जी पीएम हैं, पर यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं हम दोनों के स्टेटस सेम है। जो धारा मुझ पे अप्लाई होगा, जैसे बर्ताव पुलिस मेरे साथ करेगी उनके साथ भी करेगी, क्योंकि वहां पे तो कंपटीटर थे, वहां पे भारत के नागरिक थे। और जब चुनाव होता है आचार संहिता लागू होता है, आचार संहिता में सारे पद हट जाती है आपकी, आप तो नॉर्मल इंसान हो गए। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। देखिए धर्म के आधार पे, तुम किस वंश से उसके आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे नहीं कर सकते, लेकिन अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। अब तो हमारे भारत में लड़के लड़कियों से भेदभाव कम हो गया, मैंने नहीं बोला खत्म हो गया। पहले लड़का लड़की में भेदभाव बहुत ज्यादा होता, अब कम हो गया। लेकिन अब उसी चीज को धर्म से भेदभाव ज्यादा हो रहा है, जातियों से ज्यादा भेदभाव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एलजीबीटी कम्युनिटी वालों से ज्यादा भेदभाव हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान में उनको भी बोला गया कि वो भी हमारे जैसे ही हैं।
लेकिन हम कहाँ मानने वाले, भारत के लोग कहाँ उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी भी नागरिक को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय जिसको होटल बोलते हैं, होटलों, मनोरंजक स्थल, थिएटर, मूवी हॉल, राज्य निधि घोषित कुआं, तालाब, सड़क प्रतिबंध नहीं कर सकते। पहले आपको सुना होगा गांव में कि ये कुआं बड़े जाति के लोग वहां से पानी भरेंगे, छोटे नहीं भर सकते, उस तालाब में ये जाति के लोग नहाएंगे, ये होगा, वो पहले सुना होगा ना। तो उस संविधान जब ये लिखा गया तो उसमें मेंशन कर देगा कि ना कोई होटल में, ना कोई मनोरंजन पार्क में, या कहीं पे मनोरंजन वहां पे या तालाब में से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ना कोई भेदभाव करता है, सबके लिए बराबर है। आ जाओ, जिस होटल में थाली में आप खा के उसी थाली को धो के दूसरे भी खाते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीजें मना कर देगा कि कुआं वगैरह में भी अलाउ है, आप जाइए यूज कर सकते, क्योंकि पहले पानी के लिए सबसे सोर्स कुआं ही हुआ करता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तो पता है ना, रिजर्वेशन ये दिया गया था। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय के अवसर की समानता उपलब्ध करता है। राज्य के अधीन किसी भी नियोजन संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, अजीब नहीं लग रहा आपको पढ़ने में? पहले क्या बोला है? समानता उपलब्ध कराता है। राज्य के अधीन किसी नियोजन के संबंध में इनके भेदभाव नहीं किया जा सकता। नियोजन मतलब प्लानिंग के लिए किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। अब मान लीजिए एक लॉ आया था, हम दो हमारे दो, अभी यूपी में लॉ पास हो गया जिसके 3 बच्चे होंगे उनको सरकारी चीज़ों से वंचित किया जाए। या आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे इलेक्शन के समय बाजी बयानी हो जाती है जो अनुच्छेद के खिलाफ होता है, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। बहुत आपने सुना भी होगा, हमारे देश के पीएम है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, एक दो ऐसे बयानी कर जाते हैं जो उस भारतीय संविधान के खिलाफ होता है। अभी एक चल रहा है ना नारा, नहीं बोलूंगा। चलिए, पिछड़े राज्य पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों के हित में नियुक्ति पदों का आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। जो SC ST जो लोग हैं या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन किया गया है। और अब तो हमारे फीमेल वालों के लिए भी रिजर्वेशन अलग आ रहा है, अब तो हमारे LGBT वालों को रिजर्वेशन अलग आ रहा है। पहले से पता है किसका रिजर्वेशन होता था? मेल और फीमेल, उसमें SC ST। अब एक अलग से इनका भी कोटा आ गया कि इनका भी रिजर्वेशन होगा, इतना तो उनके कोटे के रहेंगे ही रहेंगे। पहले इनका कोटा नहीं आता था, या तो मेल और फीमेल में ही आते थे, अभी ये आ गए, इनका अलग से कोटा रहेगा। और इनकी जरूरत थी, मेरे हिसाब से इनको बहुत जरूरत थी, ताकि तभी तो जब समाज में आएंगे तभी तो हमारी बराबरी कर सकते हैं, तभी तो लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, लोग इससे भेदभाव नहीं करेंगे। मंडल आयोग सन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन PV मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए 27% की, पहले कितना था? 10, अब कितना है भैया? 27। तो जो SC ST वाले हैं ना उनको 27% रिजर्वेशन दिया गया है। 27% के बाद OBC, उसका जनरल, उसमें से भी इनको अलग किया गया। बोलिए बोलिए। हाँ, तो इसमें दे दिया ना पिछड़े वर्गों को 27% का है। अभी इसमें भी आपको एक आ गया। पर ये OBC के लिए आया था ना? हाँ, अब बता रहा हूँ ना, एक और था। पिछला वर्ग तो OBC को ही कहा जाता है। एक तो OBC के लिए था, OBC पिछड़ा वर्ग, एक होता पिछड़ा वर्ग, एक होता अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा, हाँ, वो SC ST। तो ये पिछड़ा वर्ग आया था OBC के लिए, फिर एक आया था EWS के लिए। EWS के लिए आ गया ना, हाँ जी, एक EWS के आ गया। तो इन दोनों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। 1990 में, ठीक है, PV सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं पर 27%, ठीक है, इन्होंने रिजर्वेशन को अप्लाई करा दिया था। अनुच्छेद 16(6) में पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी के 10% आरक्षण का, पिछड़े के लिए 10% के किया गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉ में बहुत सी चीजें आपको देखने को मिली थी कि जो लोग आगे पीछे किए थे। ये होता है कि भारत में भी कम हो गया? होता होगा, अभी गाँव में होता होगा। कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। लोगों को उतना संविधान के बारे में नॉलेज, लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है। कुछ गाँव में तो होगा अभी कहीं ना कहीं। मैंने कहाँ बोला होता है? गांव में नहीं होता, लोगों को घर में होता है। गांव में नहीं कह सकते कि गांव में कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, लोग एक समुदाय कह सकते हैं। अस्पष्टता को समाप्त करता और उसके किसी के रूप में आचरण, मतलब छुआछूत नहीं होता था पहले, जो छोटी जाति के जो हो गया जो भी चीज था,
तो इस चीज को खत्म किया गया भारतीय संविधान में, भैया छुआछूत नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रकार का सम्मान प्राप्त करने के लिए संसद द्वारा स्पष्टता अपराध अधिनियम पारित किया गया कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो 1955 के तहत उसको सजाएं दी जाएगी। जबकि जिसमें 1976 में संशोधन किया गया, इनका नया नाम सिविल अधिकार अधिनियम दिया गया। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिविल अधिकार संरक्षण नियम का पुराना नाम क्या था, तो ये क्या था भाई, स्पष्टता अपराध अधिनियम। ठीक है। अनुच्छेद 18 में कोई भी व्यक्ति राज्य, सेना या विधा संबंधी समान सेवाएं और कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। समझ में बात, किसी भी तरह से आप उपाधि नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अगर पढ़े लिखे हो, टीचर हो तो टीचर को उपाधि मिलेगा, डॉक्टर हो तो डॉक्टर को, तो जो भी चीज आप पढ़े लिखे उसको, लेकिन बाकी जो चीजें होता है उसकी उपाधि आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि पता है अगर इसकी उपाधि आपको मिलती है तो लोग मिसबिहेव करते हैं। आपको देखा होगा अगर पुलिस वाला, अगर एक किसी के खानदान में पुलिस वाला होगा तो सबकी गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सबका रोप चलेगा, चलेगा ना, वही चीज है। और फिर कुछ भी होगा बात कर लो, ये बात, एक किसी के घर से खानदान में विधायक हो गया, पूरी खानदान वाले विधायक के पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का थोड़ा सा सिस्टम के हमारे यहाँ कमी है। ठीक है, सिस्टम कह सकते हैं कि सिस्टम है, अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिस्टम पे काम भी हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसा जो चाह के भी नहीं कर सकते। अभी फिलहाल में एक पुलिस वाले हैं यूपी के, उनके ऊपर कल लाइन हाजिरी का ऑर्डर पास हुआ है। उनकी गलती क्या थी कि थाने में बैठ के चेयर पे और रील्स बना रहे थे। ठीक है, ऐसी तो आती रहती है। जबकि आपको वर्दी में ये सब चीजें अलाउ नहीं है। हाँ, आप कर रहे हो तो ये सब जो चीजें वहां पे होता है उसको उतार के कर सकते हैं। ठीक है, लोग करते हैं, लेकिन जिस दिन ये चीजें आगे बढ़ गई, हाँ वो ब्लॉगिंग करना अलग चीज है कि मैं ड्यूटी में हूँ तो पूरी अपनी जो तुम रूटीन देख, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। शायद बगैर परमिशन का ये भी नहीं है। तो कल उनको भी लाइन हाजिर किया गया, आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हमारा पूरा था 18 तक। अगला अनुच्छेद हम करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है।